स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बोला था कि कहीं से भी पढ़ लेना, ठीक है। और जब थोड़ा सा कोर्स खिंच जाएगा तो मैं प्रैक्टिस भी करा दूंगा। आज हम बात करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय की, क्योंकि आपके सिलेबस में, ईओ के सिलेबस में सीधे सीधे दे रखा है उपसर्ग और प्रत्यय। तो आज हम उपसर्ग प्रत्यय की बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे पहले उपसर्ग और प्रत्यय होते क्या है, फिर आगे देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। देखो, मान लो कोई शब्द है भैया की स्क्रीन शो नहीं हो रही। देखो अपने सिग्नल वगैरह चेक करो। उपसर्ग और प्रत्यय देखो है क्या। मान लो कोई शब्द है स्वतंत्रता, और ये जो शब्द बना है, इसमें जो शब्द है मूल शब्द वो तंत्र है। इस तंत्र के पहले भी और तंत्र के बाद में भी एक एक कोई शब्द या शब्द का अंश, शब्दांश जुड़ा है। तंत्र से पहले एक शब्द जुड़ा है स्वर, और तंत्र के बाद भी एक शब्द जुड़ा है ता, ठीक है। तब जाकर ये शब्द बना है स्वतंत्रता। अब किसी भी मूल शब्द के अगर प्रारंभ में कोई शब्द जुड़कर इस मूल शब्द का अर्थ बदल देते हैं तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। और अगर किसी मूल शब्द के अंत में कोई शब्द या शब्दांश जुड़कर इस मूल शब्द का अर्थ बदल देते हैं तो वो प्रत्यय कहलाते हैं। मूल शब्द यहाँ पर तंत्र है ना, मूल शब्द है, और इस मूल शब्द के प्रारंभ में स्व जुड़ा है तो ये उपसर्ग है, ठीक। और मूल शब्द के अंत में जो जुड़ा है तो वो प्रत्यय है, ठीक है। समझ में आया उपसर्ग और प्रत्यय क्या है ना। मूल शब्द के प्रारंभ में अगर जुड़ेंगे तो वो उपसर्ग, और अंत में जुड़ेगा तो वो प्रत्यय होता है, ठीक है। और देखते हैं, जैसे देखो शब्द होता है अपमानित, यहाँ पर जो मूल शब्द है वो है मान, ठीक है। इस मान शब्द के प्रारंभ में भी कोई उपसर्ग जुड़ा है तो अप, और इस मान शब्द के अंत में भी कोई प्रत्यय जुड़ा है इत, ठीक है। तो मान तो हो गया हमारा मूल शब्द, ठीक है। मान शब्द के प्रारंभ में कोई जुड़ा है तो ये हो गया उपसर्ग, और मान शब्द के अंत में जो जुड़ा है वो प्रत्यय होता है। समझ में आया उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? जी सर। अब देखो, अब ये जो उपसर्ग और प्रत्यय होंगे अलग अलग भाषाओं के होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उपसर्ग की, है ना, उसके बाद आगे चलेंगे प्रत्यय पर। देखो एक छोटी सी परिभाषा देखते हैं। उप का मतलब समीप होता है ना। आप जैसे देखोगे, अगर हम एक शब्द में अध्यक्ष में उप जोड़ दें तो क्या हो जाएगा उपाध्यक्ष, मतलब अध्यक्ष के नजदीक। जैसे आपने पढ़ा होगा शोर के बारे में, एक होता है उपशोर और एक होता है अपशोर। क्या होता है उपशोर? जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है। उप का मतलब क्या होता है? नजदीक, है ना। तो उपसर्ग का मतलब ये है कि नजदीक, यानी शब्द के प्रारंभ में जब कोई शब्द या शब्दांश जुड़ता है ना, तो वो क्या कहलाता है? उपसर्ग। जो शब्दांश शब्दों के आदि यानी प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता ला देते हैं या परिवर्तन ला देते हैं तो वो उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। अब ये उपसर्ग संस्कृत भाषा के अलग होते हैं, हिंदी के अलग होंगे, अरबी फारसी के अलग होंगे, अंग्रेजी के अलग होंगे। हर भाषा के अलग अलग होते हैं।
देखेंगे बाद में किस तरह का पेपर में क्वेश्चन बनेगा, है ना। देखो जैसे देखो जैसे मान लो कोई उपसर्ग है अप, ठीक है। अगर ये उपसर्ग हम किसी मूल शब्द में, मान लो मूल शब्द है हमारा मान, और इसके मूल शब्द में प्रारंभ में हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, अपमान। पेपर में पूछेगा कि बताओ अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अप, ठीक है। और ये संस्कृत भाषा के हैं सारे। देखते हैं जैसे अति भी एक उपसर्ग होता है, ठीक है। अति का मतलब ज्यादा होता है, और अगर हम अधिक में लगाते हैं तो संधि शब्द भी हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा। कैसे होगा तो हमने पढ़ रखा है संधि में। चलो और देखते हैं जैसे अभी, है ना। जैसे एक शब्द है मुख, तो अभी हम अगर इसमें उपसर्ग लगा दें तो अभिमुख। यान, अभियान, है ना। तो इस प्रकार के उपसर्ग होते हैं। जैसे और देखो उत, त हलंत होगा, है ना। व्यंजन संधि में पढ़ा हमने। इसका मतलब होता है ऊंचा होता है, अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है। अगर हम कर्ष के बाद कर्ष से पहले लगा दे तो उत्कर्ष हो जाएगा। तम से पहले लगा दे तो उत्तम हो जाएगा। पत्ती से पहले लगा दे तो उत्पत्ति हो जाएगा। और देखते हैं जैसे गम, उद्गम, क्या उपसर्ग क्या है इसमें, ठीक है। और देखो जैसे एक प्रत्यय होता है, जैसे एक उपसर्ग है, मूल शब्द है जन, है ना, और इसके पहले हम उपसर्ग लगाते दुर, तो क्या बन जाएगा, दुर्जन। क्यों? क्योंकि ये जो र हलंत है, ये र आधा है, तो इसके बाद कोई स्वर नहीं आया, व्यंजन आया है। तो ये जो र हलंत है ये अपने अगले वर्ण के ऊपर चला जाता है, यहाँ चला जाएगा, है ना, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। और अगर ये स्वर इसके बाद में कोई स्वर होता तो फिर पूरा कर देते हैं इसको, जो भी होता। तो ये शब्द बन जाएगा दुर्जन। अब पेपर में पूछेगा दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। तो उपसर्ग है दुर। जैसे गम, और इसमें उपसर्ग लगा देंगे दुर, तो क्या बन जाएगा, दुर्गम, ठीक है। पेपर में ऑप्शन में आपको ये भी दे सकता है कि बताओ दुर्गम में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। कौन सा लग रहा है इन तीनों में, दुर्गम में कौन सा उपसर्ग है, दूर, दूर, ठीक है। देखो अब समझो थोड़ी सी बात को। दुर्गम जो शब्द बना है ये एक संधि शब्द भी है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, दुहु प्लस गम। दुहु का मतलब बुरा होता है। अगर पेपर में पूछा कि बताओ दुर्गम में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि, विसर्ग संधि है। जब पेपर में पूछ लिया बताओ दुर्गम का संधि विच्छेद कीजिए, तो दुहु प्लस गम करेंगे। लेकिन अगर पेपर में कह दिया कि बताओ दुर्गम का उपसर्ग क्या है, तो ये जो विसर्ग है ये हट जाता है और र हलंत आ जाता है इसके स्थान पर। तो अगर पेपर में पूछा उपसर्ग तो उपसर्ग होगा दुर, और अगर पेपर में पूछ लिया संधि तो संधि होगी दुहु प्लस गम। समझ में आई बात? इसी तरह का चलो और शब्द समझो तो समझ में आएगा। जैसे शब्द होता है, हमने पढ़ा था निहि प्लस शंख, पढ़ी थी ना विसर्ग संधि में। यस सर। जब भी विसर्ग से पहले छोटा ऊ या छोटी ई हो
तो है ई है, ठीक है। और विसर्ग के बाद में कोई सा विषय आ जाए, तो विसर्ग के बाद में देखो विषय आ रहा है, तो जो भी शय विसर्ग के बाद में है, इस विसर्ग के स्थान पर वही वाला से आधा शय बढ़ जाएगा, यानी एक ये वाला से आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो शब्द बनेगा वो ऐसे बनेगा, नी विसर्ग के स्थान पर आधा शय बढ़ जाएगा, ये ऐसे बढ़ जाएगा, और जो भी बचा था वो निशंक। ये पता है आपको। अब पेपर में पूछेगा कि बताओ निसर्ग शब्द में संधि विच्छेद क्या है, तो संधि होगा इसका नी प्लस शंख। और अगर पेपर में पूछ लिया बताओ निशंक शब्द में उपसर्ग क्या है, तो अब ये उपसर्ग आपको अंतिम बताना है। विसर्ग हटाने के बाद जो बढ़ा है वो शय बढ़ा है, तो विसर्ग इसमें उपसर्ग होगा निश, ये होगा। जैसे हमने दू और दुर ये पढ़ा है, समझ में आया ये नियम हमने पढ़ सकता। अब देखते हैं, देखो इस तरह के शब्द यानी बहुत सारे, देखो ये देखो दुस, अगर हम ये शब्द दुष्चरित्र में लगा दें तो दुष्चरित्र हो जाएगा, साहस में लगाएंगे तो दुस्साहस हो जाएगा, है ना, और दुष्कर में लगाएंगे तो दुष् हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते, चलो और शब्द देखो, जैसे कोई शब्द है निर्जन, अभी बात की थी हमने, अगर इसकी संधि की बात करेंगे तो निहि प्लस जन, ये तो संधि है इसकी। और अगर उपसर्ग की बात करें तो इसमें उपसर्ग है निर, क्योंकि ये विसर्ग हटेगा, विसर्ग के बाद आधा रह बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको पेपर में देगा कि बताओ निराकार शब्द में उपसर्ग क्या है, बताओ क्या लग रहा है इसमें उपसर्ग, नि विसर्ग आकार, उपसर्ग बताओ बस इसमें क्या है, निर, निर होगा, निर, और जो जो रे होगा ये आधा होगा, निर र हलंत रे आधा, निर, और आगे क्या शब्द होगा आकार, यानी निर का मतलब होता है नहीं आकार, जिसका आकार नहीं है उसे कहते हैं निराकार, ठीक है। अगर इसमें संधि पूछ लेते थे निराकार में कौन सी संधि है, तो विसर्ग, विसर्ग कैसे, निहि प्लस आकार, यानी हम उपसर्ग तो लेते हैं जो अंतिम होता है ना, और संधि देते हैं जो मूल होता है। चलिए ठीक है, और देखते हैं कुछ, चलो तुम बता दो जरा। एक शब्द है नियोग, इसमें क्या उपसर्ग है, निर, ठीक है, और कोई निरी है सर इसमें, ठीक है, और कोई, चलो आपने कहा निर है इसमें उपसर्ग, और मूल शब्द फिर योग होगा, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये जो शब्द बनता, ये रह अपने अगले वर्ण के ऊपर यहाँ बैठता जाके, और ये फिर ऐसे बनता निर्योग, जबकि नियोग है, इसका मतलब इसमें उपसर्ग निर नहीं है, नी है, योग, नियोग, जरूरी नहीं है निर ही होगा सब में, ठीक है। अब मैं कुछ पूछता जाता हूँ आपको जरा बताने, बताओ परिजन में कौन सा उपसर्ग होगा, परिजन,
परी होगा। परी कैसे पकड़ेंगे? मूल शब्द पकड़ना सीख जाओ बस। मूल शब्द इसमें जन और परी इसके शब्द से पहले जुड़ रहा है। ठीक है, चलो बताओ जरा। एक ये शब्द है प्रत्यक्ष। ये प्रत्यक्ष में उपसर्ग क्या है बताओ? यस। प्रत्यय प्रद प्रद हल्ली प्र। अब देखो में प्रय भी लगेगा पर इसमें उपसर्ग है प्रति। ठीक है, प्रति उपसर्ग इसमें और अक्ष। तो ये संधि शब्द भी है। ई के बाद ए समान स्वर आया है तो ई ये हलंत हो जाएगा और इसके बाद ए है, दोनों मिलकर ये पूरा कर देंगे। शब्द जो बचेगा प्र बचा था, ये ती में से ई बार काटा था तो आधा तय बचा और उसके बाद ये है और उसके बाद क्ष। प्रत्यक्ष में पूछता है कौन सा उपसर्ग है। प्रति भी देगा ऑप्शन में, प्र भी देगा ऑप्शन में, प्रत्यय भी देगा, है ना, कैसे देगा। बताओ। अच्छा चलो, मूल शब्द नहीं पकड़ना सीख रहे, पहले मूल शब्द पकड़ो। मूल शब्द से पता चल जाएगा उपसर्ग क्या है। बताओ विदेश शब्द है, कौन सा उपसर्ग होगा इसमें? अच्छा मूल शब्द बताओ पहले क्या है इसमें? देश। देश है इसमें मूल शब्द। और देश से पहले ऐसा क्या जोड़ा जो ये विदेश हो गया? वी वी ही तो जोड़ा, तो उपसर्ग इसमें वी है। ठीक है, चलो इसमें बताओ। अच्छा सुगम में उपसर्ग क्या है? सु। मूल शब्द क्या है? गम। गम गम और उपसर्ग लगाया तो सुगम। सु का मतलब होता है अच्छा। चलो बताओ। अच्छा इस शब्द में बताओ प्रबल में क्या है उपसर्ग? प्रय होगा क्योंकि मूल शब्द इसमें क्या है? बल। बल। ठीक है, इसमें बताओ क्या होगा उपसर्ग पराक्रम में? पराई होगा सर। मूल शब्द क्या है? कर्म। कर्म। मूल शब्द कर्म है और इसमें परा जुड़ा है। निर्गुण में बताओ, निर्गुण में क्या है उपसर्ग? निविसर्ग। निर है, ठीक है, आधे रहे वाला और गुण तो या है यहाँ बैठ जाएगा। बताओ उपहार में कौन सा मूल शब्द है? मतलब उपसर्ग है। मूल शब्द है हार और उपसर्ग जुड़ा है उप। बताओ इस आरक्षण शब्द में क्या है उपसर्ग? आर। आर। अच्छा और देखो मूल शब्द है रक्षण, रक्षा से बना है और इसमें आ जुड़ा है उपसर्ग। ठीक है, तभी आरक्षण हुआ है। चलो इसमें बता दो आगमन में देखो मूल शब्द है गमन और उपसर्ग है आ। ठीक है, चलो ये बता दो अनुसार। अनु
उपसर्ग, है ना। तो बस शब्द देखो कि इसमें क्या हो सकता है उपसर्ग। ये तो थे अब तक के संस्कृत भाषा के शब्द। और ध्यान रखना, जब भी स के ऊपर अनुस्वार लगा हो तो इनमें जो उपसर्ग होता है वो सम होता है, मैं आता होता है। अब मुझे बस एक शब्द बता दो आप, फिर हम दूसरे उपसर्ग पे चलेंगे, हिंदी वाले पे। शब्द है संविधान। बताओ इसमें क्या उपसर्ग है? सम, सम, म हलंत और विधान। ठीक है, समझ में आ गया होगा? यस सर। संसार, सम उपसर्ग, सम होगा। चलो ठीक है, कोशिश मेरी ये है कि मैं अधिक से अधिक तुम्हें यहाँ पर ही प्रैक्टिस करा दूं। आगे चलो। ये तो थे अब तक संस्कृत भाषा के। अब देखते हैं हम कुछ हिंदी भाषा के भी होते हैं, जैसे हम केवल एग्जाम्पल समझेंगे। जो शब्द मैं अंडरलाइन करता चलूंगा, आप उसको बताते चलना कौन सा उपसर्ग है। बताओ इसमें कौन सा उपसर्ग है? अनपढ़। उपसर्ग है। ठीक है, अन। अब ये अन दो होते हैं, एक के नीचे हलंत भी होता है। ठीक है, वो भी देखेंगे कहाँ पर होता है। ठीक है, बताओ जरा 29 में कौन सा प्रत्यय है, उपसर्ग है? उन। जिस शब्द के पहले उन लगा होगा उसका मतलब एक कम। 29, 39, 59, 69। ठीक है, चलो और बताओ। अच्छा, शब्द है दुबला। क्या है इसमें उपसर्ग? दो, 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 दो ना, बना और दो। ठीक है, चलो ये हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं। आप इनको देख लेना कौन कौन से होते हैं, किस किस तरह के। ठीक है, कर लोगे तो? जी। यस सर। चलो आगे देखते हैं। कुछ अरबी भाषा के भी, अरबी फारसी के भी उपसर्ग होते हैं। जैसे देखो, उपसर्ग है बा। और अगर ये मूल शब्द हो इज्जत, तो क्या कहते हैं? बा इज्जत। बा का अर्थ होता है सही। कहते नहीं, बा इज्जत बरी, यानी इज्जत के साथ इनको बरी किया जाता है। ठीक है, जैसे उपसर्ग है बे। बे का मतलब होता है नहीं, और मूल शब्द गम, तो गम के सामने बे लगा दो तो बेगम। ठीक है, और अगर हम शब्द हो वफा और उपसर्ग हो बे, बेवफा। समझ में आ गया होंगे एकदम। चलो ठीक है, ठीक है। ईमान में लगा दो बेईमान हो जाएगा, चारा पे लगा दो बे। जैसे बदनाम शब्द है, बदनाम में मूल आपका ये बताओ जरा, बदनाम शब्द में उपसर्ग क्या है? बद, उपसर्ग बद ना, मूल शब्द नाम है। ठीक है, आगे चलो जरा। नाराज में बताओ चलो क्या उपसर्ग है? ना, ना, ना। खुशहाल में खुश, खुश, और पेपर में आएगा ये खुशबू। ये कैसे आएगा बताओ? खुशबू शब्द में क्या है? उपसर्ग है, प्रत्यय है, उपसर्ग प्रत्यय दोनों है, या इनमें से क्या है? खुश इसमें उपसर्ग है और मूल शब्द है बू। चलो ठीक है, कर लोगे तो ये उपसर्ग तो आप, है ना? चलो बता नहीं दे, कोई बात नहीं। हेलो सर जी, अब हम, हाँ जी,
और वो जो निरक्षण था सर उसमें व्यंजन संधि है ना। हाँ बिल्कुल, नी प्लस रक्षण संधि। तो नी विसर्ग नहीं होने का सर फिर ये। वही तो बताया, विसर्ग नी नहीं होता है, विसर्ग होता है निर। हम उपसर्ग होता है निर, ये तो होता है संधि। और इस संधि से जो शब्द बनता है वो निर बनता है, क्योंकि विसर्ग हट जाएगा, र हलंत आ जाएगा। उपसर्ग की बात करेंगे तो निर होगा, नी उपसर्ग नहीं होता, ये संधि होती है। समझ में आई बात? यस सर। अब देखो, कुछ उपसर्ग ऐसे, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक उपसर्ग होते हैं, ठीक है। जैसे शब्द है निराकार, निराकरण, ठीक है। बताओ क्या क्या उपसर्ग होने चाहिए इसमें? नीर और देखो मूल शब्द है करण, दो उपसर्ग है इसमें, निर, रहलन और आ। इसको आ भी तो बनाओगे, रा भी तो करोगे। निर का मतलब तो नहीं होता है, और निरा थोड़ी करोगे, निरा तो कोई अर्थ नहीं होता। निर और आ प्लस करण, निराकरण, दो उपसर्ग वाले शब्द हैं। बताओ सोच में कौन से दो? सु और सम, सु प्लस सम। बिल्कुल, सु सम, सम में मैं आधा होगा और मूल शब्द होगा कृत, है ना? और सैश में आधा से जो है आगत हो जाता है। अनाहार बताओ जल्दी। अन आ, अन न आता होगा प्लस आ, और मूल शब्द है हार, असुरक्षित। मूल शब्द बता दो, अच्छा बस मूल शब्द बताओ क्या है? रक्षित, रक्षित है, रक्षा से बना है ये, है ना? रक्षित, ए प्लस सु, है ना? रक्षित, सुसंगठित, बिल्कुल ठीक है। अत्याचार, अति प्लस आ उपसर्ग। हाँ बिल्कुल, अति प्लस आ प्लस चार, अत्याचार, ठीक है। व्याकरण, व प्लस आ, वी प्लस आ, वी प्लस आ, बिल्कुल। चलो तो ये देख लेना, जो एक दो उपसर्ग वाले शब्द होते हैं, प्रत्युपकार में प्रति प्लस टू, अनाहार में अन प्लस आ, अनाशक्ति में अन प्लस आ शक्ति, ठीक है। समालोचना में सम प्लस आ, मूल शब्द लोचन होता है, इसमें आ भी है प्रत्यय, है ना? अप्रत्यक्ष में क्या होता है? यंत्रित में नियंत्रित, मूल शब्द है इसमें यंत्र, और इसमें प्रत्यय है इत, और दो उपसर्ग हैं ए और नी, नियंत्रित, ठीक है। कर लोगे ये तो? यस सर। अब बात करते हैं हम प्रत्यय की। देखो प्रत्यय होंगे क्या, हमने बात कर ली थी कि जो भी शब्द के अंत में जुड़ेगा वो प्रत्यय होता है। प्रत्यय दो प्रकार के होंगे, ठीक है। एक तो ऐसे प्रत्यय होंगे जो धातु में जुड़ेंगे, धातु का मतलब होता है क्रिया वाले शब्द में, जो क्रिया का मूल रूप होता है उसमें जुड़ेंगे। और एक ऐसे होंगे जो धातु को छोड़कर किसी में भी जुड़े, यानी क्रिया को छोड़कर किसी में जुड़े। अगर कोई प्रत्यय धातु में जुड़ रहा है तो हो जाएगा कृत प्रत्यय, और अगर धातु को छोड़कर जुड़ रहा है तो हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। इनसे जो शब्द बनेगा इसको कहेंगे कृदंत, और इसको कहेंगे हम तद्धितांत, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, अभी देखो आगे चलेंगे, इसके बाद समझ में आ जाएगा।
को समझो। जैसे हम बात करते हैं, जैसे कोई शब्द है घबराहट, यहाँ पर जो मूल शब्द है वो है घबरा, ठीक है। और हमें पता चला कि ये इसमें जो उपसर्ग है वो आहट है, प्रत्यय है ना। अब हमें देखना है कि ये जो प्रत्यय लगा है ये क्या क्रिया वाले शब्द में है। जैसे हमें पता हो कि क्रिया बनेगा कैसे, तो ना प्रत्यय लगा के देख लेते हैं। घबरा, तो ना लगाया तो घबराना, इसका मतलब क्रिया हुई, ठीक है। तो जब क्रिया में जुड़ा है तो ये कृत प्रत्यय हो गया, और इनसे जो पूरा शब्द बना है ये कृदंत हो गया। जैसे चिल्लाहट, इसमें प्रत्यय क्या है, आहट, ठीक है। अब ये क्या, जो उपसर्ग लगा है ये क्रिया के मूल रूप में लगा है, तो इसमें जो मूल शब्द था वो चिल्ला है, ठीक है। चिल्ला, चिल्ला, और इसके बाद में ना लगा दें चिल्लाना, इसका मतलब ये क्या था, क्रिया का मूल रूप था, धातु था, और धातु में जुड़ा है तो ये कृत प्रत्यय हो जाएगा। समझ में आई बात। अगर क्रिया के मूल शब्द में जुड़ रहा है तो वो कृत प्रत्यय है, क्रिया के मूल शब्द में नहीं जुड़ रहा है तो वो तद्धित प्रत्यय है। देखो इसे, एक शब्द है लुटेरा, यहाँ पर जो मूल शब्द है वो क्या है, लूट, और प्रत्यय लगा है इसमें एरा, ठीक है। तो ये जो शब्द बना है वो लुटेरा बन गया। अब हमें देखना है जो मूल शब्द था क्या ये क्रिया है, बताओ। लूट शब्द क्या ये क्रिया है? हाँ जी। है बिल्कुल। लूटना हो जाएगा, ना लगा के देख लो, लूटना यानी काम है। तो ये जो क्रिया का मूल शब्द है ये तो हो गया धातु, और धातु में जब प्रत्यय जुड़ा है तो ये वाला प्रत्यय हो गया कृत प्रत्यय, और जो शब्द हमारा लुटेरा बना था ये कृदंत हो गया। समझ में आया बात। बस आपको ध्यान रखना है कि जो मूल शब्द है वो क्रिया वाला है या नहीं है, ठीक। देखो जैसे और शब्द देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल समझो, यहाँ पर देखते हैं शब्द है भूखा, मूल शब्द है इसमें भूख, प्रत्यय है इसमें आ, तो मूल शब्द जब पूरा शब्द बना हो भूखा बन गया। आ तो इसमें प्रत्यय है, भूखा, भूख इसमें मूल शब्द है। अब ये जो प्रत्यय है ये प्रत्यय क्रिया में जुड़ा है या नहीं जुड़ा है ये भी देखना पड़ेगा। तो ये भूख शब्द क्रिया है या नहीं है? नहीं सर। ना लगा के देख लो, भूख ना, तो ये तो कोई क्रिया तो हुई नहीं, तो ये क्रिया का मूल रूप नहीं है, तो इसलिए जो प्रत्यय लगा है ये तद्धित प्रत्यय लगा है, और तद्धित प्रत्यय से जो शब्द बनाया है वो क्या कहलाएगा, तद्धितांत, ठीक है। और देखो, अच्छा और समझो, जितने एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा करोगे ना
उतना ही ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कोई शब्द है ढोलक, पहले तो इसमें ये बताओ कि जो इसमें प्रत्यय है वो कौन सा शब्द है? अक प्रत्यय, अक, अक से अक। मूल शब्द क्या है इसमें? ढोल। मूल शब्द है इसमें ढोल। जब ढोल है मूल शब्द है तो इसमें ए की क्या जरूरत है? इसमें तो केवल कै की जरूरत है ना? अक की जरूरत हम तब पड़ती जब हमें ल से पहले भी कुछ परिवर्तन करना हो। तो इसमें जो प्रत्यय वो क्या है? क। पेपर में आएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये बताओ मुझे, ये जो क प्रत्यय है ये कृत प्रत्यय है तद्धित है? तद्धित। तद्धित। तद्धित ही है। कृत प्रत्यय सर ना लगा ढोलना। ढोलना कौन सा काम हुआ? ढोलना बताओ, क्या ही ढोलना में तो क्रिया है? चलो हम लगा देते हैं ना। क्या ढोलना कोई क्रिया है? कोई काम हो रहा? नहीं हो रहा है ना, तो ये क्रिया शब्द नहीं है, तो इसलिए तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, चलो और बताओ। अच्छा, और बताओगे तुम? हरियाली बताओ, इसमें प्रत्यय क्या है? पहले तो वो शब्द बताओ, मूल शब्द बता दो। अच्छा क्या है? हरी, हरियाली। हरी, इसका मतलब प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। मूल शब्द है हरा, प्रत्यय है इसमें इयाली, तो बन जाएगा हरियाली। अब ये जो प्रत्यय है इयाली, एक कृत प्रत्यय है तद्धित है? तद्धित है। चाहे जो हरा शब्द है क्रिया का मूल रूप है? मूल रूप है, हराना हो जाएगा ना, तो हो जाएगा। चलो हम मान गए हराना है, पर यहाँ पर ये जो शब्द हरा प्रयोग हुआ है, क्या ये हराना शब्द है? ये हरा मतलब ग्रीन है, हरियाली जहाँ ग्रीन होगी भाई। ये हराना वो वाला हराना नहीं है। ठीक है, तो ये तद्धित प्रत्यय होगा। चलो अच्छा ये बताओ जरा, पढ़ाई कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय, आई प्रत्यय, आई। और कोई? आई। चलो ठीक है, इसमें प्रत्यय है आई और इसमें मूल शब्द है पढ़। ठीक है, अब ये बता दो जरा, ये आई प्रत्यय कृत प्रत्यय है तद्धित है? कृत प्रत्यय सर। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय पक्का? तद्धित। तद्धित, तद्धित। ठीक है, तद्धित है इसका करेक्ट आंसर। भाई पढ़, और इसमें ना लगाना, पढ़ना, बढ़िया। पढ़ना क्रिया क्रिया नहीं होती, पढ़ना पढ़ना कोई कार्य नहीं है, तो क्रिया है। ठीक है, क्रिया क्या होती है? जिन शब्दों से हमें ये पता चले कि कोई काम हो रहा है, तो पढ़ना क्रिया है, और क्रिया के मूल रूप में लगा है आई प्रत्यय, तो ये
प्रत्यय होगा। समझ में आई बात? चलो अच्छा बताओ। और जैसे एक शब्द है पियक्कड़, है तो नहीं कोई सा, या कोई सी पियक्कड़, इसमें ये बताओ इसमें प्रत्यय कौन सा है? तो शब्द बताओ। अक्कड़। शब्द तो इसमें अक्कड़ है, मूल शब्द। इसमें अक्कड़ प्रत्यय है, ठीक है। और इसमें उपसर्ग मूल शब्द है पी। अभी बताओ ये अक्कड़ जो प्रत्यय लगा है, उपसर्ग जो प्रत्यय लगा है, ये कृत है या तद्धित है? कृत है सर। कृत सर। कृत। और कोई? कृत प्रत्यय है, क्योंकि पी के बाद में ना लगा होगा तो पीना, पीना, तो ये भी कोई काम ही है, तो ये कैसा हो जाएगा? कृत प्रत्यय। अब देखो ये इतने सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं लोशेंट की किताब में, ठीक है। ये आपको खुद करना है, ठीक है। एग्जाम्पल जितने ज्यादा करोगे इतनी ज्यादा सही रहेगा। जैसे घबराना या घबराहट, ठीक है। लुटेरा, धुलाई, ठीक है, पढ़ाई, तैराक, ठीक है। ये सारे के सारे आपको कृत और तद्धित प्रत्यय के एग्जाम्पल दे रखे हैं, और ये सभी उपसर्ग हैं। तो ये उपसर्ग और प्रत्यय अपना जितने ज्यादा पढ़ोगे उतने ज्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। तो उपसर्ग और प्रत्यय हमने आज बात कर ली है, ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शब्द, ठीक है। हम बात करेंगे शब्द, शब्द विचार, ठीक है। शब्द विचार जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलना चाहिए कि पहले सबसे पहले शब्द कहते किसे हैं। हाँ? तो शब्द हम उसे कहेंगे जो वर्णों का सार्थक समूह होगा। सार्थक समूह का मतलब ये है कि जो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है उनका कोई समूह होगा, परंतु वो सार्थक होना चाहिए, यानी वो अर्थ सहित होना चाहिए, तब हम उसे शब्द कहेंगे। जैसे हम कह देते हैं चना, वर्णों का समूह है। वर्ण कौन कौन से? आधा छ है, ए है, आधा न है, आ है। तो यहाँ पर ये वर्णों का समूह है और इसका कोई अर्थ भी है, तो ये शब्द हो गया। परंतु अब अगर हम इसे ऐसे लिख देते चल, या हम इसे बोल देते चल, इसका कोई अर्थ नहीं होता। ये वर्णों का समूह तो है परंतु इसका कोई अर्थ नहीं है, तो इसे हम शब्द नहीं कहेंगे। शब्द हम किसे कहेंगे? जिन वर्णों के सार्थक समूह को, जिन वर्णों का जो समूह होता है उनका कोई अर्थ हो, उसे ही हम शब्द कहेंगे। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द। परंतु कहीं कहीं देखा होगा पद भी कहते हैं किसी को। पद क्या होगा? जब वाक्य में कोई भी शब्द प्रयोग होगा तो वो पद है। जैसे राम चला गया, तो यहाँ पर ये जो शब्द देख रहे होंगे ये सारे शब्द वाक्य में प्रयोग हुए हैं और इनके शब्द के अर्थ भी है ना। तो जब किसी वाक्य में शब्द कोई प्रयोग होता है तो इन्हें पद कहते हैं, और जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है बिना वाक्य के तो वो शब्द कहलाता है। जैसे मैं लिख दूं राम, तो ये बिना वाक्य के लिख दिया तो ये शब्द है, और हम ऐसे लिख दिया राम चला गया, अब ये सारे के सारे पद है। समझ में आया अंतर? ये अब
हम जो पढ़ेंगे शब्द विचार, हम पढ़ेंगे शब्द उत्पत्ति के आधार पर। 5 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति, स्रोत, है ना। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होंगे? विकारी और अविकारी। फिर विकारी हम पढ़ेंगे 4 प्रकार के, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है। तो हम जो पढ़ेंगे अब कल से उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे, यानी इन शब्दों की उत्पत्ति हुई कैसे, ही शब्द आए कहां से। कुछ तो ऐसे होंगे जो संस्कृत से आए होंगे, कुछ हमने संस्कृत से बदल दिए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनका जन्म अपने देश में हुआ होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनका जन्म किसी अन्य देश में हुआ होगा, और कुछ ऐसे होंगे जो एक से अधिक भाषा के योग से हमने मिला के बनाए हों। तो इस प्रकार से इनकी शब्दों की उत्पत्ति 5 प्रकार से होती है। ठीक है। ये कैसे कैसे हैं, क्या क्या इनकी विशेषता है, वो देखेंगे कल। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो या कोई डाउट हो तो बताओ।